नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है कि नेता को कितना पढ़ा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना भी चाहिए कि नहीं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कोई आदमी कितनी विद्या हासिल कर सकता है। जो आदमी समाज सेवा में रहता है, जिसको कल MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना है, उसके पास तो हर लोगों की समस्या का समाधान होना होता है और हर आदमी अपनी समस्या लेकर उसके पास जाता है। मान लीजिए कि आप कहीं के विधायक हैं या MP हैं, तो आप या तो डॉक्टर होंगे या इंजीनियर होंगे, क्योंकि दो अलग अलग विधा है। आपके पास तो डॉक्टर भी अपना समस्या लेके आएगा और इंजीनियर भी। तो आप कहेंगे कि जी मैं तो डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं किया, इसलिए आप अपनी समस्या लेके किसी और के पास, ये हो नहीं सकता। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि जो लोग समाज सेवा में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, उनकी एकमात्र योग्यता होना चाहिए ईमानदारी, काम करने की क्षमता, काम करने की इच्छा। क्योंकि जब आप काम करने की इच्छा शक्ति के साथ जाएंगे तो विशेषज्ञ आपको सलाहकार के रूप में मिल जाएंगे। एक उदाहरण दे देता हूं, मैं यूपी का हूं तो पहले अपनी यूपी से बात करें। हमारे यूपी में जो अभी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित हैं, उनको अगर आप गेरुआधारी संत समझने की भूल कर रहे होंगे तो आप करिए। गेरुआ धारण करने से पहले विज्ञान में पारा स्नातक है वो, मतलब मास्टर इन साइंस, MSc। साइंस का विद्यार्थी मैं भी रहा हूं और मुझे MSc तक की पढ़ाई की योग्यता, विद्वता और लगन का ज्ञान है कि कितना ज्यादा परिश्रम किए होंगे योगी आदित्यनाथ तब अजय सिंह बिष्ट के रूप में, जब वो MSc तक की पढ़ाई की है। लेकिन उन्होंने मास्टरी साइंस में तो मास्टरी करी, लेकिन उसके पास तो कॉमर्स वाला भी जाता होगा, तो उसकी समाधान कैसे करेंगे? करते तो सभी की हैं, सबको संतुष्ट करके भेजना उनका काम है। तो वो उनके लिए कंसल्टेंट के रूप में, सलाहकार के रूप में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और वो उन लोगों को बुलाते हैं और उन समस्या के समाधान मांगते हैं और लोग उनको देते हैं और समस्या का समाधान होता है, निदान हो जाता है। इसी तरह की हर जनसेवा के लिए चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप PhD हैं तब प्योर ही हैं। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यह परीक्षा से उत्तीर्ण लोगों को बड़ा आदर के दृष्टि से देखा जाता है। 1-2 गांव में, 3 गांव में, 4 गांव में कोई होता है, किसी गांव में तो होते ही नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक IG स्तर का IPS अफसर पांडा साहब राधा बन करके घूमने लगे थे। वो पूरा 16 श्रृंगार करके गाड़ी में बैठ के ड्यूटी में आ गए थे। बेचारे पूरी पुलिस महकमा एम्बेरस हो गई थी। तो UPSC का परीक्षा उन्होंने भी पास किया ना, वो परीक्षा जिसकी परीक्षा पास करने वाले लोगों को हम लोग विशेष आदर देते हैं कि भाई इसने सर्वोच्च परीक्षा पास किया है, IAS है, IPS है, IRS है, IFS है। हमारा शीश झुक जाता है उनके सम्मान में कि आदमी योग्य है, विद्वान है, क्योंकि सर्वोच्च परीक्षा पास किया है। लेकिन सर्वोच्च परीक्षा पास करके नथुनी लगा क्या गया आदमी? तो पगलेट तो कोई भी हो सकता है, परीक्षा पास करने के बाद भी हो, पहले भी। इसीलिए आदमी में मारक क्षमता होनी चाहिए उस काम को, जो काम उसके जिम्मे हो। या मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल वाले ड्रामे का दूसरा भाग शुरू कर चुके हैं। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूं कि उनका जो फोकस है वो टारगेटेड है, सिलेक्टेड है। 2 दिन से वो आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार के धरती पर अगर राजनीति में आरोप की शुरुआत हो और उसमें लालू परिवार अछूता रह जाए, मतलब आप टारगेटेड आरोप लगाने की फीस लिए होंगे। क्योंकि आप कैसे आदमी है जिसको लालू परिवार का भ्रष्टाचार ही नहीं दिखता, और एक ऐसे आदमी का भ्रष्टाचार है जिसकी यह इस बात की मान्यता है कि वो आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसने अपने मंत्रियों को शाम को, सुबह शपथ दिलाया और शाम को चलता कर दिया है। फेरिस्त लंबी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। जो जानते हैं वो जो मानते हैं, और जो मानते हैं वो जानते नहीं हैं। तब आपको सिर्फ चुन चुन करके NDA के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, उनके पढ़ाई की पूछताछ करने का उद्देश्य क्या है? क्या अभी भी आप
रणनीतिकार के भूमिका में और किसी और पार्टी की रणनीति बना रहे हैं, किसी और पार्टी के रणनीति को बिगाड़ने के लिए, और उसके बदले में फीस ले रहे हैं। और अगर एक आध सीट मिल जाए तो और अच्छी बात है। क्या आप अभी भी इसी भूमिका में है? क्योंकि सम्राट चौधरी अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, वो डिलीट है या इलीट है, उससे उसके काम को क्या फर्क पड़ता है? करना तो उसको बिहार के नेतागिरी ही है। चुनाव, अभी उप मुख्यमंत्री है, कल को मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, या कुछ भी नहीं बन सकता। तो अगर वो इलीट भी हो जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा? आरके सिंह साहब कैबिनेट मंत्री थे ना, आईएएस अफसर, चीफ सेक्रेटरी थे, भारत के गृह सचिव थे, तो कहां हुआ? अगले बार तो पार्टी ने उनको चलता कर दिया, कहीं कुछ नहीं दिया। तो पढ़ाई का महत्व तो नहीं रहा ना किसी के नजर में। पार्टी को लगा होगा कि सम्राट चौधरी किसी काम आ सकता है। और एक बात जान लीजिए कि वो इतना काबिल, चाहे जिस कारणों से है, कि सरकार उसको मंत्री बनाई तब जब उसका मंत्री बनने का उम्र नहीं था, और उसको इस बात के लिए हटाना पड़ा, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुआ मंत्री पद से कि वो उस मान्य उम्र को नहीं पहुंचा था। मतलब उसकी लोकप्रियता अपने बचपने में थी ना भाई, तब तो मंत्री बना। मंत्री दो आदमी बनता है, या तो योग्य बनता है या लोकप्रिय बनता है। तो या तो लोकप्रिय था या योग्य था, कुछ तो था उसमें। तो अब वो अनपढ़ है या डिलीट है उससे, या इलीट है उससे क्या मतलब है? लेकिन आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यह लालू परिवार को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि उन्हीं के परिवार के जो राजनीति में अभी चमकता चितारा है उसमें से कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, और सबकी पढ़ाई पर बदनामी है। तो मतलब आप उनकी बदनामी को ढकने के लिए एक आदमी को बदनाम कर रहे हैं। हो सकता है जेन्युइन ही वो मैट्रिक ना पास किया हो, मैं उसके पढ़ाई की मान्यता नहीं दे रहा कि वो डिलीट है कि इलीट है कि मैट्रिक फेल है। मैं यह कह रहा हूं कि आप अगर यह आरोप लगा रहे हैं और लोगों के मन मस्तिष्क में आ जाएगा, तो आप लालू परिवार के विरुद्ध पढ़ाई के नाम पर उठने वाले मजाक की धार को कुंद कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा लालू परिवार को फायदा। क्योंकि अब एनडीए गठबंधन कैसे कहेगी कि आप उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं जो 8वीं पास है? तो वो कहेगा कि आपका वाला कौन है? सीधा काउंटर हो गया। आप स्ट्रेटजी मेकर हैं, आपने स्ट्रेटजी मेंटेन कर दिया। इसीलिए आप लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अशोक चौधरी 200 करोड़ रुपया का गमन का आरोपी पाया गया आपके नजर में। हालांकि वो आरोपी है नहीं है, मैं इस पर चर्चा नहीं करा, क्योंकि ना तो मैं जांच वाला हूं, ना ही मैं मुख्यमंत्री हूं, ना ही मुख्यमंत्री मेरे को रिपोर्ट करते हैं कि मैं जानूं कि उन्होंने और घोटाला किया कि नहीं किया। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, अदालत में प्रूव हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव अखंड बेईमान है। मवेशी का चारा तक खा गए, मुर्गी की दाना तक खा गए, और उस बात की सजा काटे, इसी वो चुनाव नहीं लड़ पाए, बाढ़ है चुनाव लड़ने से। और उनके वो पूरा परिवार अभी भी आय से अधिक संपत्ति और अपने जन्म से पहले ही जन्मदिन के रूप में लाखों करोड़ रुपया तोहफा का केस झेल रहे हैं। जॉब के बदले जमीन का मामला है कि आप मुझे नौकरी दो, हम आपको जमीन दे देते हैं बेटे के बर्थडे पर, और ये अभी भी दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही है। तो यह तो चल रहा है ना। अभी अशोक चौधरी वाला तो मामला खुला ही नहीं है। अब आप कहे हैं तो खुलेगा, तो जांच होगा, जांच होगा तो क्या आएगा। लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप उसको छोड़ दिए जिस पर स्थापित है आरोप। मेरा लालू परिवार से कोई शिकायत नहीं है, ना ही अशोक चौधरी मेरे चाचा के लड़के लगते हैं। मैं तो एक निष्पक्ष टिप्पणीकार हूं, और अगर मैं बिहार के बेईमानी पर बात करूंगा तो शुरुआत लालू प्रसाद से करूंगा, क्योंकि शुरुआत बेईमानी की वहीं से हुई है, अदालत में प्रूव हो चुका है। अशोक चौधरी, और उसके बाद कहूंगा कि सुना है कि अशोक चौधरी पर भी 200 करोड़ का इल्जाम है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर इन पर भी पाया जाता है तो फिर लालू और अशोक को एक साथ में नाम लूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर का यह सेलेक्टिव अप्रोच क्यों हो रहा है, यह अब समझने में देर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात की, क्या प्रशांत किशोर को लगता है कि भ्रष्टाचार अभी इस देश में मुद्दा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा होता तो प्रशांत किशोर किस मुंह से भाषण दे रहे हैं? अभी तो ना वो मंत्री है ना संतरी है, कुछ भी नहीं है, और बिहार में सबसे महंगा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो आपको मोरल बूस्ट कहां से मिल रहा है? वातानुकूलित टेंट में बैठ करके रात गुजारते हैं, और उसके बाद अत्याधुनिक गाड़ी के काफिले के साथ चल करके माइक में बोलते हैं। ये पैसा आता कहां से? आपको बिहार की जनता देती है तो कहां देती है? वो कहीं खाता है, या मायावती की तरफ से जो पैसा आया वो सब जनता ने दिया? यही है। तो अगर बिहार
में ईमानदारी की बात होगी तो सबसे पहले आप संदेह के घेरे में नहीं, सत्यापित है कि आपके पास पैसा का स्रोत अब तक नहीं आया हुआ है। जैसा कि जायसवाल ने कहा, जिस पर आपने इल्जाम लगाया हुआ है कि 12 करोड़ इनको मिला, 14 करोड़ इनको मिला, ये दारू कंपनी ने दिया, वो सब जांच का विषय है, उसको कहीं नहीं रहा है, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है तो सोचने वाली बात है। इस पर तो लोगों का प्रश्न बनता है और आपको जवाब देना चाहिए। और उसके बाद जिस बिहार की भूमि से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, फिर अगर भ्रष्टाचार बिहार में मुद्दा है तो लालू परिवार फार्म कैसे भर रहा है? क्योंकि सब पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लालू जी का परिवार बिहार में अभी भी राजनीति में रेलेवेंट है और कोई भी लड़ेगा वो लालू परिवार से ही लड़ेगा और वो एक मुद्दा है। सरकार बनाए बिगाड़े यह तो मतदाता जाने, बिहार के प्रबुद्ध लोग जाने, लेकिन यह तो मैं जरूर जानता हूं कि वो एक फैक्टर है परिवार, और परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है जिस पर आरोप सत्यापित न हो गया हो या जिस पर सत्यापन के प्रक्रिया में न हो। तो फिर भ्रष्टाचार किस तरह का मुद्दा है? तेजस्वी का सब कुछ होने के बाद भी विधायक का चुनाव जीत गया ना, उप मुख्यमंत्री तो पहुंचा ना, तेज प्रताप पहुंचा ना, राबड़ी देवी चुनाव जीती ना, मीशा, वो जो सिंगापुर वाली है रोहिणी आचार्य, वो चुनाव लड़ी ना, बहुत कम अंतर से राजीव प्रताप रूडी ने उसको हराया, नहीं तो जीतने के कगार पे तो थी। और चुनाव जब कोई लड़ा है तो जीतेगा या हारेगा, इसका मतलब थोड़ा कि भ्रष्टाचार मुद्दा तब होता है जब उसको 5 वोट मिलता है सिर्फ अपने माँ बाप भाई बहन के, तब होता कि भ्रष्टाचार मुद्दा, यार देखो परिवार के अलावा किसी ने वोट नहीं दिया। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, वोट तो पूरा भर भर के पड़ा उसको। तो अगर ऐसा है तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? या प्रचार में बने रहने का है कि भाई चलो बदनामी हुआ तो क्या हुआ, कुछ नाम तो हुआ, अब लोग चर्चा करें। राकेश परमार जैसा आदमी जो आमतौर पर बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर ही टिप्पणी करता है, वो आदमी भी हम पक्का रहा है, मतलब लगता है कि हमारा टारगेट अचीव हो गया। मित्रों, 2-3 बातों के साथ वीडियो बंद करता हूं। पहला, मेरा अपना मानना है कि पढ़ाई कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बनेंगे तो आपके पास हर तरह की समस्या आएगा। अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री के पास विज्ञान का भी है, सैटेलाइट चांद पर गया वो भी वो देख रहे हैं, अभी विक्रांत जल समाज में अभी नेवी को हैंडओवर किया गया, वो भी वो देख रहे थे। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में लोकार्पण नहीं हुई कंपनी, वो भी वो देख रहे थे। और कई चीजें जो नहीं बताई जा सकती वो भी वो देख रहे हैं। तो आखिर क्या क्या पढ़ेंगे? इंजीनियरिंग भी, डॉक्टरी भी, भूविज्ञान भी और वायु विज्ञान भी, वो तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी में सब है। तब है कि प्रधानमंत्री अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और विशेषज्ञ उनको सलाह दे रहे हैं और उनके सलाह पर वो चल रहे हैं, और यही होना चाहिए। तो पढ़ाई से ज्यादा ईमानदारी महत्वपूर्ण है, जो अब कम दिख रहा है। नहीं तो बहुत सारे पीएचडी घोटाले में जेल में है, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे डिग्रीधारी घोटाले करते हुए पाए गए, पकड़े गए। और दूसरा कि अगर भ्रष्टाचार पर आप आरोप लगाते हैं तो नंबर 1 खिलाड़ी को छोड़ करके बाकियों पर क्यों करते हैं? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि एनडीए गठबंधन की राजनीतिक चरित्र देखिए कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया सिर्फ एनडीए के नेताओं को, चाहे वो जायसवाल हों, अशोक चौधरी हों, मंगल पांडे हों, 3 लोगों का तभी उसने नाम लिया हुआ है, जिसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 जनता दल यूनाइटेड का है। हालांकि वो सर्वदलीय भी हर पार्टी में है, अशोक चौधरी। लेकिन एक भी भाजपा का प्रवक्ता या जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता ने उसको शेल्टर नहीं दिया। उसके उलट देखा जाता है कि रावत बाड्रा पर इल्जाम लगता है, पूरी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की फौज स्पष्टीकरण देने के लिए आ जाती है। यहाँ सरकार के मंत्री पर आरोप लगा है और कोई भी आदमी बचाव में नहीं आया, और जो आया वो यह कहने के लिए आया कि अब आरोप आप पे है, साबित भी आप ही को करना है कि आप इल्जाम में हैं कि नहीं। कुछ ने कहा कि आप या तो रिजाइन करिए या फिर अपने आप को बेदाग साबित करिए। किसी एक ने नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अशोक चौधरी बेईमानी नहीं की हो, ऐसा नहीं हो सकता, मंगल पांडे बेईमान नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, जायसवाल ने कोई गलती नहीं की हो। क्योंकि ये जो लोगों से बयान ली गई थी उनमें से कोई भी आदमी इस पोजीशन पर नहीं है कि इसके बाद सरकार सूचना देती हो
और सिर्फ सरकार की सूचना ही है कि उन्होंने बेईमानी की है कि नहीं, कि आईबी के पास होगी, सीबीआई के पास होगी, ईडी के पास होगी, इनकम टैक्स के पास होगी, भू रजिस्ट्री वाले के पास होगी। अगर उन्होंने जमीन खरीदा है तो कहीं ना कहीं तो रजिस्ट्री हुई होगी। और यह सब संस्थाएं सरकार को रिपोर्ट करती हैं, ना तो आर के सिंह अभी सरकार में इनको रिपोर्ट करते हैं और ना ही जिन जिन लोगों का बयान आया। लेकिन राजनीतिक चरित्र एनडीए का ऊंचा है, यह उन्होंने साबित किया है। और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार विरोध के अगुआ है और वो भ्रष्टाचारियों को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं, वो जीतन अंबाजी जैसों को 15 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाए, लालू प्रसाद के बेटे को नहीं बर्दाश्त कर पाए, तो मंगल पांडे और अशोक चौधरी बन जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इन्होंने किसी भी तरह का कोई संलिप्तता में पाए गए तो यही राजनीतिक चरित्र है कि अगर आप आरोपी हैं तो स्वयं सफाई दीजिए, पार्टी आपका समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि यह पार्टी भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको विचार करने का मौका मिलेगा कि आप विचार करिएगा कि एक तरफ का राजनीतिक चरित्र है कि अगर कोई आरोप होता है तो नीचे से लेकर के ऊंचे तक का नेता सफाई देने लगता है और कहता है ये आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। और एक तरफ है कि आरोप लगने के बाद सिटिंग मिनिस्टर पर आरोप लगा है और सरकार का प्रवक्ता कह रहा है कि आरोप की सफाई आपको देनी है, क्योंकि यह आप पर लगा है, आपके बचाव में कोई नहीं आएगा। और पार्टी के सीनियर नेता पूर्व केंद्र में IAS अफसर जिनकी योग्यता का कोई मुकाबला नहीं है, उन्होंने कहा है कि भाई आप या तो सफाई दीजिए या रिजाइन दीजिए, क्योंकि पार्टी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो। यह है राजनीतिक चरित्र। तो अगर बिहार का मतदाता चुनाव में जाएगा तो किस सोच वाले व्यक्ति के पास जाएगा वो सबको पता है। और अंत में एक बात बताऊंगा कि अगर बिहार की बात हो और लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार की चर्चा ना हो, अपराध की चर्चा ना हो, जंगलराज की चर्चा ना हो, मतलब आप टारगेटेड और सेलेक्टिव आरोप लगा रहे हैं, मतलब आपको कहीं से फीस मिली है या मिलने की उम्मीद है। अब बिहार की प्रबुद्ध जनता जानेगी कि आपका उद्देश्य क्या है। मैं तो सिर्फ निवेदन करूंगा कि इन विषयों पर विचार करें, और अगर आपको लगता है कि मेरा मुद्दा सही है और महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, ताकि समस्या अपने समाधान को प्राप्त करें। और जब तक समस्या समाधान नहीं मिलता तब तक मुझे अपने सुझाव से अनुग्रहित करिए, क्योंकि आपका सुझाव ही मेरा पारितोषिक है, आपका समर्थन ही मेरा, आपका आशीर्वाद मेरे प्रति है। तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, समर्थन बनाए रखिएगा और मेरा प्रोग्राम स्वीकार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।